जो असेंबली दे रखी है ना, ये कंपोजिट बार की असेंबली दे रखी है। इसमें सबसे पहले कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड नहीं है, एक रिजिड प्लेट है। ये एक रिजिड प्लेट है। रिजिड प्लेट में क्या होगा, जैसे कि अगर अल्फ़ा अपना जो थर्मल कोफिशिएंट है वो कॉपर का ज़्यादा होता है स्टील से, तो अगर कॉपर ज़्यादा एक्सपांड करेगा टेम्परेचर बढ़ने पे और स्टील थोड़ा कम एक्सपांड करेगा, तो रिजिड प्लेट का मतलब ये है कि एक्सपांड होने के बाद में ऐसा नहीं हो कि ये प्लेट जो है वो ऐसी हो जाए। रिजिड है मतलब कि जो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है वो यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, मतलब कि ये दोनों कॉपर और स्टील का कंपोजिट बिहेवियर इंश्योर करनी चाहिए। तो उस कारण से जो अपनी प्लेट है वो प्लेट पूरी टेढ़ी नहीं होके वो सीधी रहेगी, वो कुछ ऐसी रहेगी। ये क्या हो रहा है, जैसे कि ये ज़्यादा एक्सपांड कर रहा था कॉपर, तो इस प्लेट इसको क्या वापस लाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा जो कि होगा कंप्रेसिव। और ये कम एक्सपांड हुआ था, तो ये बैलेंस आउट करने के लिए ये यहाँ से इसको खींचने की कोशिश करेगी प्लेट, तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो जाएगा टेंसाइल। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, उसके कारण जो प्लेट है, जैसा वो कंपोजिट वियर में होता है ना, जो इस केस में होता है, वही ये सेम केस है, उसी का एक टाइप है ये। तो कॉपर ज़्यादा एक्सपांड होगा तो उसको वापस खींचने के लिए यहाँ पे कंप्रेसिव रिएक्शन डेवलप होगा, और स्टील कम एक्सपांड होगा, उसको बैलेंस आउट मतलब कि बीच की पोजीशन लाने के लिए यहाँ पे रिएक्शन टेंसाइल डेवलप होगा। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ध्यान रखना, दोनों रिएक्शन आर लिए, ये इसलिए लिए हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। क्या होगा, जो चीज़ ज़्यादा एक्सपांड होगी उसके अंदर तो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन आर दे दी, और यहाँ पे मैंने रिएक्शन दे दी टेंसाइल में आर। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों रिएक्शन सेम दी है, इसलिए दिए, अगर मैं इसको R1 R2 ले लेता हूँ तो क्योंकि पूरी असेंबली के ऊपर कोई फोर्स नहीं जनरेट हो रहा, तो बस अपन अगर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से R1 इक्वल टू R2 तो आएगा, वो मैंने इक्वल टू R ले लिया, तो अपन डायरेक्ट इसमें इन इक्वेशंस में जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया हो इसमें अपन डायरेक्ट ये रिएक्शन सेम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को निकालनी है हर मेंबर्स के अंदर स्ट्रेस निकालनी है, मतलब ये कॉपर का पोर्शन है, स्टील का पोर्शन, इनके अंदर अपने को स्ट्रेसेस निकालनी है। किस कारण, जब टेम्परेचर डेवलप होगा, टेम्परेचर डेवलप होगा तो कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, उसके कारण उसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, रिजिड प्लेट उसको एक्सपेंड नहीं होने देगी, और जो स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट कम एक्सपेंड होगी तो उसको बीच की पोजीशन लाने के लिए उसके अंदर टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा। तो यहाँ पे अपन एक कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे, वो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी, जो टोटल चेंज इन लेंथ है कॉपर के अंदर वो इक्वल होनी चाहिए स्टील के अंदर। वही तभी तो अगर टोटल चेंज इन लेंथ इक्वल होगी तभी तो ये जो रिजिड प्लेट है वो सीधी रहेगी, नहीं तो अगर टेढ़ी हो जाएगी वो। तो ये ध्यान रखना, इसमें अपन ने फिक्स नहीं लिया है, अगर फिक्स लेते तो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन शायद ये बन जाती कि टोटल डिफ्लेक्शन इन कॉपर इक्वल टू 0, टोटल डिफ्लेक्शन इन स्टील इक्वल टू 0। वो अपने को नहीं लेना है, वो अगर उसको करवाना होगा तो वो कुछ ऐसा सिंबल दे देगा, बार को कुछ ऐसा सिंबल दे के वो बता देगा कि अब तुम इसके अंदर जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो 0 ही कर दो। तो वो अपने को यहाँ पे नहीं करना है, ये रिजिड प्लेट है तो रिजिड प्लेट को उसके हिसाब से अपने को लेके चलना है। तब ये जो डिफ्लेक्शन होगा कॉपर के अंदर एक तो होगा टेम्परेचर इंक्रीज के कारण, और एक होगा ये जो रिएक्शन है इसके कारण। सेम स्टील के अंदर भी क्या होगा, एक तो होगा टेम्परेचर इंक्रीज के कारण, और होगा जो अपना रिएक्शन है उसके कारण। वो अपन देख लेंगे कि जो रिएक्शन अगर कंप्रेसिव है तो नेगेटिव लेके चलेंगे, और रिएक्शन अगर पॉजिटिव है तो अपन टेंसाइल लेके चलेंगे।
ठीक है। यहाँ पे कॉपर की जो दे रखी है अपने को, अल्फ़ा दे रखा है इसका 1.25 अल्फ़ा, स्टील का दे रखा है अल्फ़ा। एरिया तो अपने को पता है, ई की वैल्यू दे रखी है मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, कॉपर की दे रखी है 0.5 ई और स्टील की दे रखी है ई। ये चीज़ ध्यान में लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको अपन कर लेते हैं। अगर डेल्टा सी यू, मैं टोटल डिफ्लेक्शन कॉपर की बात करता हूँ, तो अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे दो पोर्शन है। अगर दो पोर्शन को मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये एरिया है, ये L/2, ऐसे ही ये एरिया 2 है और लेंथ है L/2। कॉपर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे रिएक्शन R था तो यहाँ पे भी R ही आएगा, यहाँ पे भी R हो जाएगा और यहाँ पे भी R हो जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर टेम्परेचर की वजह से, तो टेम्परेचर की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है L∝T। तो अगर मैं पहले पोर्शन की बात करूँ, पहले मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ कॉपर के लिए, तो मेरा हो जाएगा L/2 अल्फ़ा, मेरा कॉपर के लिए है 1.25 अल्फ़ा इंटू डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी, ठीक है। अब ये कंप्रेसिव है, इसके कारण जो रिएक्शन के कारण होगा, जैसे जो होता है अपना PL/A, वही चीज़ लगाएंगे अपन। तो ये हो जाएगी, कंप्रेसिव है तो नेगेटिव, R लेंथ है L/2, एरिया है A और E दे रखा है 0.5 कॉपर के लिए, प्लस ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये मैं कॉपर के लिए बात कर रहा हूँ, दोनों कॉपर के हैं। ये वाला पोर्शन, इसके अंदर जो टेम्परेचर के कारण हो जाएगा L/2 अल्फ़ा 1.25 अल्फ़ा इंटू डेल टी माइनस R इंटू L/2, जो इसके कारण रिएक्शन लग रहा है उसके कारण एरिया 2 है, एरिया E हो जाएगा 0.5 ई। ये तो मेरा हो गया कॉपर का। इसको थोड़ा अलग बना लेता हूँ। ये मेरा कॉपर के कारण हो गया। अब मैं स्टील के कारण कर लेता हूँ। स्टील के कारण टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, स्टील का जो बनेगा वो तो सिंपल यही बनेगा, ए यहाँ पे रिएक्शन R, यहाँ पे भी रिएक्शन R और ये टोटल लेंथ है इसकी L। तो जो टेम्परेचर के कारण होगा स्टील में रिएक्शन जो आ रहा है वो टेंसाइल आ रहा है, ये देखो टेंसाइल आ रहा है यहाँ पे। तो ये R है ना। तो ये टेम्परेचर के कारण हो जाएगा L अल्फ़ा, स्टील का अल्फ़ा अल्फ़ा ही है, डेल टी। प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन वो है, टेंसाइल है, R/L/A E। यहाँ पे E की वैल्यू भी E है। इसको अरेंज कर लेते हैं, R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब R की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा L 1.25 अल्फ़ा डेल टी, इन दोनों को कर लिया। ये मेरा आएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस RL/AE माइनस RL/2AE L अल्फ़ा डेल टी प्लस RL/AE। ये हो जाएगा 3/2, 3/2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 RL/AE। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25 L अल्फ़ा डेल टी। यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, L से तो L कैंसिल हो गया, तो R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये इधर गया, ये 2.5, ये हो जाएगा 0.25 अल्फ़ा डेल टी इंटू A डिवाइडेड बाय 2.5। अरेंज कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/100 और 1/10, 10 हो जाएगा 0.1 अल्फ़ा डेल टी इंटू AE। ये मेरी R की वैल्यू आ गई। R की वैल्यू आते ही जो रिएक्शन आ रहा था उसकी वैल्यू आते ही अपना क्वेश्चन ख़त्म। अब वो बोल रहा है कि कॉपर स्टील के अंदर वो निकालो, स्ट्रेस निकालो। तो स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन स्टील क्या होगी, जो स्टील के ऊपर रिएक्शन आ रहा है R अपॉन उसका एरिया, स्ट्रेस क्या होती है, लोड अपॉन एरिया। तो R स्टील का एरिया तो यही है, तो ये हो जाएगी मेरी R की वैल्यू 0.1 अल्फ़ा डेल टी
ए ई अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, तो स्ट्रेस इंस्टेंट आ जाएगी 0.1 अल्फा डेल टी इंटू ई। ये मेरी स्टील के अंदर आ गई। अब कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर के अंदर दो टाइप की स्ट्रेस आएगी, दो स्ट्रेस आएगी, पोर्शन नंबर 1 में अलग आएगी, पोर्शन नंबर 2 में अलग आएगी। तो मैं पोर्शन नंबर 1 की निकाल लेता हूँ पहले। Cu1 आर अपॉन एरिया कितना है पोर्शन नंबर 1 का, पोर्शन नंबर 1 का एरिया है ए, तो इसकी सिमिलर टू स्टील आ जाएगी 0.1 अल्फा डेल टी ई। पोर्शन नंबर 2 का एरिया जो है आर अपॉन 2a, तो ये इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1/2 अल्फा डेल टी टू ई। तो ये तीन अपनी स्ट्रेस निकाल के आ गई। अगर रिपोर्ट मैक्सिमम करने की कहे तो मैक्सिमम कॉपर की मैक्सिमम ये हो जाएगी, स्टील की तो यही आ रही है एक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे जो मैंने कंपेटिबिलिटी इक्वेशन यूज़ की है, चेंज इन लेंथ, मतलब कि तो चेंज इन लेंथ इन कॉपर वो स्टील के बराबर है। ठीक है, इसको मैंने इक्वल टू 0 नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे रिजिड प्लेट दे रखी है, रिजिड प्लेट दे रखी है, रिजिड प्लेट में कहीं पे भी नहीं बोल रखा कि ये रिस्ट्रेंड है। रिस्ट्रेंड होती तो अपन इसको 0 लेके कर सकते थे, तो फिर आंसर कुछ अलग आ जाता। तो अगर खाली रिजिड प्लेट दी हो तो ये अप्रोच ही फॉलो करना। उसको अगर रिस्ट्रेंड कराना होगा तो कुछ ऐसा सिंबल देगा, ऐसा सिंबल देगा, या फिर अलग से बोल देगा कि रिस्ट्रेंड है। ठीक है, और रिएक्शन इसमें से सेम डेवलप होती है, मैंने बता दिया, देख लेना। ये तीन स्ट्रेस आ गई।